Hello friends, welcome to my channel Continuous Learning. This is a platform where we learn together and grow together. If you like my video, press like button, subscribe to my channel. In case of any suggestion, please type your suggestions in the comment box and feel free to share the video with your friends. Let us start with my introduction. I am Kishan Kumar Mishra, a BTech Mechanical graduate. I am a certified Six Sigma Black Belt professional and also a certified auditor for ISO 9000, 14000 and 45000. With an expertise of structured problem solving, I have imparted more than 2000 man-hours of classroom training on various quality, excellence and management concepts. So the topic of today is how to define a problem. तो दोस्तों, आजकल हमने काफ़ी जगहों पर ऑब्जर्व किया है, बी इट एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट हम किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉब्लम रिपीट होती है, तो वो प्रॉब्लम रेकरिंग प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए. कई बारी तो वो प्रॉब्लम इतनी पुरानी हो जाती है कि हम उसको क्रॉनिक प्रॉब्लम का दर्जा भी दे देते हैं. तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. इन सभी कारणों में से जो सबसे मेजर कारण होता है वो होता है कि हमने प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया. सो इफ वी डू नॉट डिफाइन अ प्रॉब्लम करेक्टली, दैट मीन्स वी हैवंट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम करेक्टली. इन दैट पर्टिकुलर केस हम जो भी एनालिसिस करेंगे या जो भी एक्शंस लेंगे वो एक टेम्परेरी फिक्स होगा. हो सकता है कुछ केसेस में बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हमें एक्चुअल रूट कॉज मिल जाए, बट नॉट इन एवरी केस. सो इस केस में जो भी हम एक्शंस लेते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम का जो अकरेंस है वो खत्म नहीं हो पाता या कम नहीं हो पाता. सो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम डेफिनेशन पर एक प्रेजेंटेशन बनाएं, सो दैट हम सारे मिलकर एक इफेक्टिव प्रॉब्लम डेफिनेशन की आर्ट को सीख सकें. आप लोगों को इस सब्जेक्ट पे YouTube में काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी. मैंने खुद भी काफी सारी देखी, बट फिर मैंने सोचा एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए जो क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो और दो तरीके की ऑडियंस को कवर करे. नंबर वन, वो लोग जिन लोगों ने अभी अभी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, एंड नंबर टू, वो लोग जो ऑलरेडी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है. हम इससे पहले आगे बढ़े, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम होती क्या है. अगर आप किसी लेमैन से पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या होती है, तो लेमैन विल से कि हर वो चीज जो मुझे दिक्कत पैदा करता है इज अ प्रॉब्लम. लेट अस अंडरस्टैंड इट टेक्निकली. सो विकिपीडिया की डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे. सो अ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन विच इज प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग अचीव्ड. यानी हमने कुछ टारगेट किया था अचीव करने के लिए, बट किसी सिचुएशन की वजह से हम उसे अचीव नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन को हम प्रॉब्लम कहेंगे. This word comes from a Greek word meaning an obstacle. Obstacle means something that is in your way. Alternatively, a problem is also termed as a gap between existing state and a desired state. यानी जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा था वर्सेस जो हम एक्चुअल चल रहे हैं, उसके बीच के गैप को भी प्रॉब्लम कहते हैं, और अ डेविएशन फ्रॉम अ नॉर्म और स्टैंडर्ड. अब मुझे पता तो चल गया प्रॉब्लम क्या होता है, बट माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं क्यों प्रॉब्लम डेफिनेशन सीखूं, क्या जरूरत है. तो इसका कुछ हिस्सा तो हमने पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, बट आइए इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन क्यों जरूरी है. सो वी नीड टू डिफाइन अ प्रॉब्लम टू मेक श्योर वी अंडरस्टैंड द गैप. मतलब क्या आइडियल रिक्वायरमेंट थी वर्सेस कहाँ हम एक्चुअली हैं, वो हमें बताता है. सेकेंड, it helps us understand that the problem belongs to us or not. दोस्तों, मैंने अपने वर्किंग टेन्योर में काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कस्टमर हमें रिपोर्ट करता है कोई प्रॉब्लम, और जब हम एक्चुअल साइट विजिट करते हैं तो हमें पता चलता है ड्यूरिंग वैलिडेशन कि ये प्रॉब्लम हमारी थी ही नहीं, ये प्रॉब्लम किसी और सप्लायर की थी. तो ऐसे केस में अगर मैं प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं समझूंगा तो मैं एक ऐसे प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम कभी मेरी थी ही नहीं. सो इससे आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, विच इज इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ मेंबर्स वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम. तो हमारा टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है. एंड द फोर्थ वन, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है, टैट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है. सो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं एक कोट शेयर करना चाहता हूं. ये मेरा फेवरेट कोट है. ये कोट मिस्टर चार्ल्स एफ केटरिंग का कोट है, एंड इट सेज अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज हाफ सॉल्व्ड. मतलब अगर
आपने प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लिया तो आपने ऑलमोस्ट 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो विद द सेम इंटेंट हम आगे बढ़ते हैं टू लर्न दिस आर्ट। सो अब हमें पता चल गया प्रॉब्लम क्या होता है, हमें ये भी पता चल गया कि प्रॉब्लम डेफिनेशन क्यों जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन हम सबके जहन में आता है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन के लिए क्या कोई टूल अवेलेबल है हमारे पास। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एक टूल अवेलेबल है, उस टूल का नाम है 5W1H। सो 5W1H ये 6 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चन के थ्रू हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिराइव करते हैं। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। तो ये 5W1H जो है ये एक एब्रीविएटेड फॉर्म है व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन और हाउ मच के। तो इन 6 वर्ड से हम क्वेश्चंस ऐसे पुटअप करते हैं ताकि हम एक इफेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट कर सकें। व्हाट से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट वर्सेस एक्चुअल प्रोसेस में गैप क्या है। सो दिस इज बेसिकली गैप आइडेंटिफिकेशन। जब वाई पर आते हैं तो द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कस्टमर के लिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों एक प्रॉब्लम है। तो इसमें जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं कि COPQ लॉस हो गया, ब्रांड इमेज हो गया, कस्टमर की लाइन स्टॉपेजेस हो गई, तो जो भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज हु। सो हु आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम जिस पर्सन को या जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पेन है वो हम यहाँ पे डालते हैं। सो दैट पेन एरिया कैन बी IQA एट कस्टमर एंड, दैट पेन एरिया कैन बी अ प्रोडक्शन ऑपरेटर, एन एंड यूजर। तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। जब हम वेयर पर आते हैं तो वेयर इंडिकेट्स वेयर वॉज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे लोकेशन हो गया, शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि किस जगह पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई थी। जब हम व्हेन पे आते हैं तो व्हेन से क्वेश्चन जनरेट होता है व्हेन वाज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर हम डालते हैं कि किस दौरान या किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आई थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल इनकमिंग में कोई प्रॉब्लम, कोई मटेरियल हमारा रिजेक्ट होता है तो हम यहाँ पे डालेंगे इनकमिंग एट कस्टमर एंड। और हम ये भी डालते हैं यहाँ पे कि जो डेटा हमारे पास है वो कितने ड्यूरेशन का डेटा है जो हम आगे फर्दर एनालिसिस के लिए यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच। सो ये है हाउ मच लॉस इज इन्वॉल्व। सो बेसिकली यहाँ पर हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं, सो लेट अस अज्यूम एक कस्टमर का कोई कंप्लेंट है, तो उस पर्टिकुलर कंप्लेंट में कस्टमर के पास जो मेरा स्टॉक रखा है, कस्टमर के इन ट्रांजिट में जो स्टॉक रखा है, अगर किसी सिचुएशन में कस्टमर अपनी लाइन स्टॉपेजेस का लॉस भी मेरे ऊपर डेबिट करता है तो वो सारे लॉसेस प्लस मेरे यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल रखा होगा, कुछ WIP होगा, कुछ FG स्टॉक में होगा, तो पूरे पाइपलाइन में जो भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं उसको हम यहाँ पे क्वांटिफाई करते हैं यूनिट ऑफ मेजर्स में, यानी नंबर्स में भी कर सकते हैं, kg में भी कर सकते हैं, टन्स में भी कर देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमें इसे COPQ में भी कन्वर्ट करनी चाहिए। सो COPQ बेसिकली इज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो हमारा जो मैनेजमेंट है ना, इट ओनली अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज ऑफ मनी। तो अगर आप किसी भी कंप्लेंट को इन टर्म्स ऑफ मनी समझाओगे अपने किसी सीनियर मैनेजमेंट को तो उनको ज्यादा इफेक्टिवली समझ में आएगी। तो आपके जो भी लॉसेज हैं इसमें आप उसको समझाइए कि ये कंप्लेंट की वजह से मेरा इतना मटेरियल जो है स्टेक पर है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इतना लॉस हो सकता है। तो जब आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको एक स्नैपशॉट मिल जाएगा सिंगल पेज पे कि प्रॉब्लम क्या थी। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए एक एग्जांपल ले। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है टॉर्क फेलियर इशू का जो किसी कस्टमर पर आया है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कहीं आप लोग इसको कहीं से कोरिलेट करने की कोशिश करें। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। इसके बाद सेम कंसेप्ट पे आप लोग चाहें तो ट्राई आउट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, हमने कस्टमर से पूछा व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो इससे पहले हम आगे जाएं, हमें एक चीज समझना चाहिए कि जो प्रॉब्लम डिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिकली इन केस ऑफ अ कस्टमर कंप्लेंट, अगर मैं कंप्लेंट की बात करूं तो कस्टमर हेल्पलाइन मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर से बात करके उसका VOC यानी वॉइस ऑफ कस्टमर को कैप्चर करे, तभी बेसिस दैट प्रॉब्लम डेफिनेशन जो प्रोडक्ट क्वालिटी टीम होती है वो उस पर फर्दर काम कर सकती है। दिस इज ओनली फॉर एक्सटर्नल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज में तो प्रोडक्ट क्वालिटी टीम बाय डिफॉल्ट डिफाइन करेगी ही करेगी। तो इस केस में सिंस हम एक कस्टमर इशू को एड्रेस कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि हमने कस्टमर से बात की। तो कस्टमर स्टेटेड कि उसको मल्टीपल टॉर्क फेलियर इश्यूज आ रहे हैं इन ABC टाइप वोल्ट
bolts, so ABC is the model, observed 1.8 न्यूटन मीटर अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ 2.4 न्यूटन मीटर। मतलब स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट थी 2.4 न्यूटन मीटर की, और ड्यूरिंग टॉर्क टेस्टिंग जो टॉर्क वैल्यू आई वो 1.8 न्यूटन मीटर आई, मतलब इसके ऊपर वो फेल हो गया। तो ये कस्टमर को प्रॉब्लम थी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये प्रॉब्लम क्यों है? तो हमने इसमें देखा, ऑब्जर्व किया कि ये CUPQ इसकी वजह से काफी हाई आ रहा है। सेकेंड, इसका जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर है, ये नंबर जो है हम बेसिकली निकालते हैं FMEA शीट से, और ये एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन का। तो ये नंबर भी काफी हाई आ रहा है। सेकेंड, इसकी वजह से कस्टमर को काफी डिससेटिस्फैक्शन हुआ क्योंकि IKA पे मटेरियल रिजेक्ट हो गया तो उनकी लाइन स्टॉपेज हो गई। थर्ड, हमारे ब्रांड नेम पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि कस्टमर के हम सिंगल सप्लायर हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ये एक वाई पेन दिखाता है क्यों ये जो इशू रिपोर्ट हुई है वो बड़ा प्रॉब्लम है कस्टमर के लिए भी और एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए भी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, हु आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम? तो हमारे केस में सिंस कोई स्पेसिफिक केस नहीं था तो मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दिया। आप यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन का नाम डाल सकते हो। IQA ऑपरेटर भी हो सकता है, प्रोडक्शन ऑपरेटर भी हो सकता है, प्रोडक्शन इंचार्ज भी हो सकता है। तो आप यहाँ डाल सकते हो हु इज द पर्सन हु इज इन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड? तो आप यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पर XYZ डाल दिया। आप यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो कि नोएडा वाले प्लांट में या दिल्ली वाले प्लांट में या बेंगलुरु वाले प्लांट में या गुजरात वाले प्लांट में ये प्रॉब्लम आई है। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस जगह पर एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग इनकमिंग चेक एट कस्टमर एंड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 5 6। एंड उसके बाद मैंने, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डाला है कि डेटा जो कलेक्ट किया है हमने वो पास्ट 2 वीक्स का डेटा कलेक्ट किया है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जो भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होगी ये उसके लिए एक इनपुट की तरह काम करेगा, है ना। तो ये जहाँ जो आपको इनवॉइस नंबर दिख रहा है, दिस इज अ डमी इनवॉइस नंबर अगेन। फिर इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच लॉस इज इन्वॉल्व? तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 5 कंप्लेंट्स। तो ये 5 नंबर आप ऊपर व्हाट इज द प्रॉब्लम में जहां पर मैंने मल्टीपल टॉर्क फेलियर डाला हुआ है वो उसकी जगह पर आप ये 5 नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिफाई कर दिया कि 53 लाख है एक्सटर्नल COPQ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सिर्फ एक्सटर्नल COPQ लिया हुआ है। तो जब आप किसी कस्टमर कंप्लेंट पे काम करें तो आप एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों लीजिए ताकि आपको एक्चुअल लॉस जो स्टेक पर है वो आइडेंटिफाई हो सके। तो सिंस अब हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लिया तो आपको दिख रहा होगा कि इस एक पेज में मेरे पास एक छोटी सी समरी हो जाती है पूरे प्रॉब्लम की। तो इस समरी को अगर मैं किसी को भी दिखाऊंगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि बॉस ओके दिस इज द प्रॉब्लम जिस पे मुझे काम करने की जरूरत है। ठीक है। तो अब जब मेरे पास ये रेडी हो गया तो आई एम गुड टू गो टू राइट एन इफेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब जब मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना होगा तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की होगी। मल्टीपल टॉर्क फेलियर इश्यूज reported by customer during incoming inspection of ABC type bolts which were supplied against invoice number this supplied on this thereby resulting in line stoppage and losses worth 53 lakhs। तो जहां पे मैंने मल्टीपल वर्ड यूज किया है आप वहां पे नंबर भी डाल सकते हैं, दैट 5 नंबर ऑफ टॉर्क फेलियर कंप्लेंट्स रिसीव्ड। तो आप पूरा कोशिश करिए कि जब आप प्रॉब्लम डेफिनेशन लिख रहे हो या प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहे हो तो कोई सब्जेक्टिव लैंग्वेज ना लिखें, कीप इट ऑब्जेक्टिव। आप जितने यहाँ पर एक्चुअल नंबर्स फिगर्स डालेंगे उतना क्रिस्प और इफेक्टिव ये स्टेटमेंट होगा। और उसके बाद यही सेम स्टेटमेंट आप अपने रूट कॉज एनालिसिस टीम को हैंड ओवर कर सकते हैं तो वो इसी के ऊपर बिल्ड ऑन करेंगे। तो जितना अच्छा बेस बनेगा, जितनी अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी उतनी अच्छी टीम की अंडरस्टैंडिंग होगी प्रॉब्लम की और उतना इफेक्टिव हम काम कर सकते हैं। तो आइए बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन के। सो एन इफेक्टिव प्रॉब्लम डेफिनेशन हेल्प्स अस 1 to summarize the problem in a simple statement, 2 gives us clarity on the gaps, 3 helps us initiate a structured problem solving approach। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस होते हैं। कुछ लोग 8D यूज करते हैं, कुछ लोग A3 यूज करते हैं, कुछ लोग सिंपल YY एनालिसिस यूज करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ कस्टमाइज्ड रूट कॉज एनालिसिस प्रोसेस। सो प्रोसेस कोई भी हो, इफेक्टिव प्रॉब्लम डेफिनेशन हर जगह की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो इंप्रूव हो जाता है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इट हेल्प्स अस रिड्यूस द रेपिटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स।
जितनी अच्छी प्रॉब्लम डेफिनेशन होगी उतना अच्छा प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग होगा, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी अच्छी एनालिसिस होगी, फॉलोड बाय इफेक्टिव एक्शन प्लानिंग। एंड जब हम इफेक्टिव एक्शन प्लान करेंगे तो या तो रिपीट प्रॉब्लम्स हमारे मिनिमाइज हो जाएंगे और वी विल बी एबल टू फिक्स देम परमानेंटली। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी फीडबैक या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको टाइप कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन ग्रो एंड वी कैन बी विजिबल टू ऑल। सो लेट अस कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। वील सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।